गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आरजेएस प्री का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है। अभी आपका मेंस की डेट बहुत शीघ्र बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली 2.5-3 महीने का टाइम आप लोगों को मेंस की तैयारी के लिए अब मिलेगा। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि प्रीलिम्स होने के बाद में मैंने एक सूचना डाली थी कि जुडिशियल ब्रिलियंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर की तरफ से ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट पेपर है वो कराए जाएंगे। स्पेशली जजमेंट राइटिंग पे हमारा फोकस रहेगा और पिछले दिनों हमने इसकी तैयारी की है। इसी क्रम में मैंने एक वीडियो जजमेंट के ऊपर भी मेरा बनाया था, जो हमारी इस कोचिंग की ऐप है जुडिशरी प्रेप के नाम से, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। उस पर अपलोड किया गया है। क्रिमिनल केसेस में जजमेंट कैसे लिखा जाता है मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को इन शॉर्ट चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इस वीडियो में विशेष तौर से चार्ज के बारे में बताना चाहूँगा। क्रिमिनल केसेस में जो जजमेंट लिखते हैं उसमें साथ ही ये भी आता है कि आप चार्ज फ्रेम कीजिए और जजमेंट लिखिए। जो भी मटेरियल आपके सामने होता है जिसके बेस पे आपको चार्ज बनाना होता है और जजमेंट लिखना होता है, उसको ध्यान से पढ़ के आपको ये असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है कि किन ऑफेंसेस का चार्ज बनना पाया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली आप जब जजमेंट लिखेंगे, जजमेंट में जो फर्स्ट पार्ट होता है टाइटल वाला पार्ट जजमेंट का क्रिमिनल केसेस के अंदर, उसमें जो कोर्ट का नाम आएगा, कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, वो इसी बात के ऊपर तय होता है कि चार्ज किन ऑफेंसेस क्या है। यदि ऑफेंसेस ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है तो जजमेंट में टाइटल में नाम कोर्ट ऑफ सेशन का आएगा, और अगर ऑफेंसेस ऐसे हैं जो ट्रैवल बाय मैजिस्ट्रेट हैं तो फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम ऊपर टाइटल में आएगा। तो इसलिए जब भी आप चार्ज फ्रेम करें, फैक्ट्स को जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके, उनको ध्यान से पढ़ें और फिर ये देखें कि जो ऑफेंस बनना पाया जा रहा है उन फैक्ट्स के आधार पे वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रैवल है या मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रैवल है। इसलिए ये इम्पोर्टेंस है चार्ज की दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि चार्ज बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि चार्ज बनाने के बाद में ट्रायल शुरू हो जाता है। प्रोसिक्यूशन हैज़ लीड एविडेंस्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस जो उसके खिलाफ फ्रेम किए गए हैं। तो चार्ज की इम्पोर्टेंस इसमें है कि अगर चार्ज डिफेक्टिव है, एरर है और उससे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है और मिसगाइड हुआ है एक्यूज्ड उन चार्जेस के आधार पे, तो वो रिवर्सल ऑफ जजमेंट का कारण भी बन सकता है जब मामला अपील में जाता है, जजमेंट के खिलाफ जब अपील होती है। तो इसलिए चार्ज बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाए जाने की आवश्यकता है। अब चार्ज में क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होगा चार्ज के अंदर, क्या ऑफेंस की धारा लिखनी इसमें आवश्यक है, क्या ऑफेंस का नाम लिखना उसमें आवश्यक है, क्या किस ढंग से अपराध किया गया, मैनर ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, क्या वो लिखना जरूरी है, यदि है तो किन कब, अपराध का दिनांक, स्थान या व्यक्ति, प्रॉपर्टी जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उनका नाम लिखना जरूरी है क्या, या गबन के मामलों में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या प्रॉपर्टी के मामले में चार्ज लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या 420 जैसे मामलों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चार्ज के संबंध में हमें जाननी है। इसके अलावा कई बार कुछ सेक्शन जैसे 302 का सेक्शन 302 का चार्ज आपको बनाना है, 304 भी का आपको बनाना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुलजिम एक से ज़्यादा होते हैं, सपोज करें 2 या 3 मुलजिम हैं और उसमें ऐसे फैक्ट्स उस प्रॉब्लम के अंदर जिस पे आपको जजमेंट लिखना और चार्ज बनाना है
ऐसे दिए गए हैं कि भाई जो भी एक्ट हुआ है, जो भी ऑफेंस हुआ है, वो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन हुआ है। तो सेक्शन 34 आईपीसी की एप्लीकेशन से चार्ज कैसे बनेगा। ऐसे ही जहाँ पे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म की गई है और इसके कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में कोई ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ पे 149 सेक्शन की एप्लीकेशन से चार्ज कैसे बनेगा। क्या सभी 5 या 6 जितने भी इसमें एक्यूज्ड हैं उन सभी के खिलाफ 149 लगेगा? यस। जहाँ पे 2 या 3 अभियुक्त, क्या सभी के खिलाफ सेक्शन 34 की एप्लीकेशन से चार्ज बनेगा? ऐसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज कैसे बनेगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ तक चार्ज फ्रेम की बात है। और मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कहता हूँ, आरजेएस के एग्ज़ाम की कॉपी में मैंने देखा है कि इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अब जैसे कंटेंट पे आते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे एनहेंसमेंट का चार्ज लगाना, सेक्शन 75 आईपीसी का, जो अभी सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 13 जिसको बोलेंगे, अगर वो सेक्शन 13 का या आईपीसी सेक्शन 75 का चार्ज लगाना है तो वो चार्ज लगाने की स्टेज क्या होगी और इसमें कंटेंट क्या क्या आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चार्ज को लेके जो आपको आना चाहिए। जब भी आप चार्ज फ्रेम करने बैठेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ चार्ज डिफेक्टिव होने वाला है। चार्ज की जो प्रोविज़न है, जो मैं जहाँ तक कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि चार्ज के अंदर कंटेंट क्या क्या होगा, जैसे हम जानते हैं सेक्शन 211 211 से 213 सीआरपीसी, जो बीएनएसएस के सेक्शन 234 से 236 के अंदर है कि कंटेंट क्या होगा चार्ज का। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको चोरी का चार्ज बनाना है, तो कई लोग क्या गलती करते हैं कि उसमें हम जानते हैं कि चोरी के अपराध के लिए 5 एलिमेंट होते हैं जिनको जो साबित करेंगे कि चोरी हुई कि नहीं हुई। जैसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, आउट ऑफ पोजेशन है, विदाउट कंसेंट है। तो ये जो 4-5 एलिमेंट हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि इनको पांचों को उसमें डाल देते हैं। सपोज करें कि किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो कई बार चार्ज ऐसे बना देते हैं कि आप फला दिनांक को फला स्थान से आपने परिवादी की चोरी की मोटरसाइकिल उसके कब्जे से बेईमानी पूर्वक आशय से बिना उसकी सहमति के चल कर दी, हटा दी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है चार्ज के अंदर, क्योंकि हम सेक्शन 211 जब देखते हैं तो ये कहता है कि यदि अपराध को कोई नाम दिया गया तो उस नाम से संबोधित किया जा सकता है उस चार्ज के अंदर। उसके सारे कंटेंट डालने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आपको चार्ज बनाना है 379 आईपीसी का, चोरी के अपराध का, तो आपको इतना लिखना पर्याप्त है कि भाई आपने दिनांक इतने को फला स्थान से फला व्यक्ति की मोटरसाइकिल की चोरी कर ली। अब चोरी कर ली, ये चोरी जो वर्ड है ये लीगल टर्म है एक्चुअली, जो डिफाइन की गई है आईपीसी के अंदर। इसमें वो सारी चीज़ें हैं, पांचों के पांचों एलिमेंट इसमें शामिल हैं। पांचों एलिमेंट को अलग अलग करने की अलग अलग करके लिखने की आवश्यकता नहीं है चार्ज के अंदर। प्रोविजन भी सेक्शन 211 ही कहता है कि अगर किसी अपराध को कोई नाम दिया गया है तो उस नाम से ही लिखा जाएगा अपराध, उसकी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर लगता है कि भाई वो नाम पर्याप्त नहीं है या किसी अपराध का कोई ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, ऐसे कई ऑफेंसेस हैं, तो फिर पूरी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन का उतना पार्ट चार्ज में लिखने की आवश्यकता है जिससे अभियुक्त को स्पष्ट हो जाए कि उसके खिलाफ चार्ज क्या है, उसके खिलाफ आरोप क्या है। एक तो चीज़ ध्यान में रखें चार्ज के बारे में। हाँ, ये ज़रूर है कि अपराध का स्थान, समय, दिनांक ये ज़रूर लिखें अगर स्पेसिफिक है, और अपराध किस व्यक्ति के खिलाफ किया गया वो भी लिखें। अपराध
किस प्रॉपर्टी के खिलाफ किया गया, यदि अपराध प्रॉपर्टी के खिलाफ किया तो प्रॉपर्टी भी लिखें, किस प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध किया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा जो चार्ज का जो फॉर्मेट है हमारा CRPC के अंदर या BNSS के अंदर, उसमें 3 पार्ट हैं, A, B, C। ए पार्ट में तो आपको सबसे पहले मजिस्ट्रेट का नाम आएगा, उसका पदनाम आएगा। चार्ज इज यू एज फॉलो, चार्ज इज यू मुलजिम का नाम आ जाएगा एज फॉलोज। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में चार्ज आते हैं। ये जो फॉर्मेट है ABC में, इसमें ए पार्ट है मजिस्ट्रेट का नाम और मुलजिम का नाम आता है। सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसमें चार्जेज आते हैं। चार्जेज हम जानते हैं कि 1 हेड चार्जेज भी होते हैं, मोर देन 1 हेड चार्जेज भी होते हैं। बेसिकली CRPC में या BNSS में चार्ज को डिफाइन वैसे ही किया गया है। तो बी पार्ट में अगर एक ही चार्ज, जैसे 379 का है, 302 का एक ही चार्ज है, तो बी पार्ट में आ जाएगा। अगर चार्जेस एक से ज़्यादा हैं तो बी पार्ट में ऐसे, जैसे प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे आएगा। सपोज करें कि उसके खिलाफ 2 चार्जेस हैं, एक 380 का, एक 457 IPC का। यार के घर के अंदर से रात्रि में ताला तोड़ के चोरी कर ली, तो 380 बनी और 457 बना। अब ए जो पार्ट है चार्ज का, उसमें तो ये आ गया कि मजिस्ट्रेट का नाम और दूसरा मुलजिम का नाम। बी पार्ट में 2 चार्जेज हैं। बी पार्ट में पहला प्रथम चार्ज 380 का लगेगा कि आपने दिनांक कितने को स्थान से फला व्यक्ति के घर में से उसके सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए, पहला चार्ज। दूसरा, आपने दिनांक कितने स्थान पर परिवादी फला के घर का ताला तोड़कर चोरी करने के आशय से उसके घर में प्रवेश किया। अतः आप क्या करते हैं, धारा 457 IPC के अंतर्गत दंडनीय रात्रि गृह भेदन के अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि मेरे प्रसंग ज्ञान में है। ऐसे ऊपर वाले में आ जाएगा। तो ये 2 चार्जेज हो गए बी वाले पार्ट में। और फिर सी वाला पार्ट होता है। सी वाले पार्ट में आता है कि मैं ये निर्देशित करता हूँ कि आपका इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोप पर विचारण किया जाए, दैट यू शुड बी ट्राइड ऑन द अबव चार्जेस बाय दिस कोर्ट। फिर नीचे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर आ जाते हैं। और जैसे हम जानते हैं ये चार्ज मुलजिम को रीड ओवर किए जाते हैं और एक्सप्लेन किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि भाई आपको चार्ज पढ़ के सुनाएंगे, ये राजस्थान की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आपको चार्ज पढ़ के सुनाएंगे, आरोप पढ़ के सुनाएंगे, क्या आपने सुनिया समझ लिया कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है। मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को इंश्योर करना होता है कि जो चार्ज उसको सुनाए गए, एक्सप्लेन किए गए, उसकी समझ में आना चाहिए कि उसके खिलाफ चार्जेस क्या हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये बनाती है कोर्ट कि आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या अनवीक्षा चाहते हो। तो जनरली 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो चार्ज का फॉर्मेट ABC मैंने बताया, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और बनते हैं। हालांकि फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन अगर हमने चार्ज फ्रेम किए हैं, मुलजिम को रीड ओवर एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन, आरोप आपको पढ़ के सुनाया समझाया गया, क्या आपने सुन समझ लिया कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है। वो कहेगा जी हाँ मैंने सुन समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप अपने विरुद्ध लगे उक्त आरोपों को स्वीकार करते हैं या अनवीक्षा चाहते हैं। जनरली अभियुक्त कहता है कि मैं जुर्म अस्वीकार करता हूँ, आरोप अस्वीकार करता हूँ, अनवीक्षा चाहता हूँ, ट्रायल चाहता हूँ, विचारणा चाहता हूँ, है ना। तो ये फॉर्मेट हो गया पूरा चार्ज का। अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार इस सिचुएशन ऐसी, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या गबन का मामला है, या मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का मामला है, उसमें चार्ज लगना है। जैसे 406 का या 409 का, 408 का है, या 404 का या 403 का IPC का अगर चार्ज लगना है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला, सपोज करें किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक कोई सरकारी अकाउंटेंट है, उसके खिलाफ ये आरोप है कि भाई उसने लगातार 5 साल तक जो पैसा वो सरकार के बिहाफ पे प्राप्त कर रहा था, राजकोष में जमा करना चाहिए था, उसने राजकोष में जमा नहीं करके अपने काम में ले लिया, उसका गबन कर लिया, ये आरोप है और अवधि है 5 साल की। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में आरोप लगाने का ये है कि आप एक चार्ज में 1 साल की अवधि ही लिखेंगे। जैसे 1 जनवरी, सपोज करें
1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2019 से लेके और 31 दिसंबर 2024 तक के आरोप हैं इसके खिलाफ। तो इस पूरी अवधि को एक चार्ज में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले की बात कर रहा हूँ या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसके चार्ज के बारे में। एक चार्ज में केवल 1 साल की अवधि का ही गबन के संबंध में आरोप होगा। सपोज करें कि उसने 5 साल गबन किया, हर साल 1 लाख रुपए का गबन किया, अलग अलग तारीखों पे किया, तो आपको 406 के या 409 का अगर चार्ज है तो 409, 406, 409 ऐसा केस में भी गबन का जो चार्ज है उसमें पहले 1 साल की अवधि ऐसा लिखेंगे आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने फला बैंक में अकाउंटेंट के पद पर रहते हुए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक अलग अलग तिथियों पर 1 लाख रुपए का गबन किया। अतः आप क्या करते हैं, धारा 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। पहला चार्ज, फिर दूसरा चार्ज, आपके विरुद्ध आरोप यह है कि आपने 1/2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अलग अलग तिथियों में कुल 1 लाख रुपए की राशि का गबन किया है ना। तो ऐसे 5 सालों के अलग अलग आरोप लगेंगे, 5 ही आरोप लगेंगे। गबन के मामलों की बात कर रहा हूँ और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के मामलों की बात कर रहा हूँ। 5 साल का यानी कि भी आपने जनवरी 2020 से लेके और दिसंबर 2024 तक 5 सालों में कुल इतनी राशि का गबन किया। अगर आप गबन के मामले में इस तरह का आरोप लगाएंगे तो डिफेक्टिव हो जाएगा। प्रोविजन यही कह रहा है कि गबन के मामलों में 1 साल से 1 साल की अवधि का आरोप, एक आरोप लगेगा, दूसरे साल की अवधि का दूसरा आरोप लगेगा, तीसरे साल की अवधि का तीसरा लगेगा, चौथे साल की अवधि का चौथा लगेगा, 5वें साल की अवधि का 5वां लगेगा। और ऐसे मामलों में जरूरी नहीं है कि आप हर डेट का उल्लेख करें कि भाई किस किस तारीख को आपने गबन किया है। आप 1 साल की पूरी अमाउंट एक साथ लिख सकते हो। ये लिखने की जरूरत नहीं कि इस तारीख को आपने इतने रुपए का गबन किया, इस तारीख को इतने का गबन किया, इस तारीख को इतने का गबन किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल में 1 लाख टोटल 1 लाख रुपए का गबन किया तो पूरी राशि को एक साथ लिख सकते हो। तो ये इस मामले में ध्यान रखने की बात है। और साथ ही ये भी कि ये जो चार्ज तो आपने 5 लगाए 409 के, लेकिन ये आरोप एक ही माना जाएगा, ये उसमें सेक्शन में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई हर साल के आरोप के लिए आप अलग से सजा देंगे। आरोप आपने 5 लगाए गबन के, लेकिन ये एक ही आरोप माना जाएगा और जब सजा देंगे तो एक ही सजा देंगे, न कि 5 आरोप होने के कारण 5 सजाएं देंगे। ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये गबन के मामलों में है। अब कई बार अपराध ऐसे होता है कि उसका जैसे जो आपने समय भी लिख दिया, स्थान भी लिख दिया और अपराध का नाम भी लिख दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा मुश्किल होगा मुलजिम के लिए, व्यक्ति के लिए, कि भाई उसने वास्तव में अपराध क्या किया है। तो फिर उस दशा में ऐसे मामलों में आपको अपराध किस ढंग से किया गया है वो लिखना जरूरी है। अब कैसे किया गया है वो लिखना जरूरी है। जैसे खासतौर से चीटिंग के मामलों में, ठगी के मामलों में, फ्रॉड के मामलों में, उसमें मैंने लिखा जाना चाहिए भाई अगर उसने चीटिंग की है, ठगी की है, तो कि उसका मैनर लिखा जाना चाहिए। सपोज करें मुलजिम के खिलाफ आरोप है कि भाई उसने किसी एटीएम के बाहर किसी वृद्ध व्यक्ति की हेल्प करने के नाम पे उससे उसका एटीएम कार्ड लिया और उसने उसको दे दिया कि भाई ये मुझे पैसे निकाल के देगा, और उसने पैसे निकाले और पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लिए और एटीएम कार्ड उसको वापस दे दिया वृद्ध को, और ये कह दिया कि भाई एटीएम काम नहीं कर रहा है। तो फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई। तो आपको इसका मैंने लिखना पड़ेगा कि आपने फला दिनांक के स्थान पर फला व्यक्ति से उसका एटीएम कार्ड
पैसे निकालने हेतु छलपूर्वक उससे प्राप्त किया और उसके बैंक अकाउंट से उस ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 50,000 रुपये निकालकर अपने पास रखकर आपने उसके साथ छल का अपराध किया है, जो कि अधिनियम की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसमें मैनर लिखना पड़ेगा, क्योंकि चीटिंग अनेकों प्रकार से हो सकती है ना। तो ये चीटिंग के मामलों का है। तो ये आरोपों के संबंध में ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 34 की एप्लीकेशन जहाँ पे है वहाँ पे चार्ज लगे। सपोज करें ऐसी प्रॉब्लम कोई आ गई जिसमें 2 या 3 व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित करना है और उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है कि भाई फला व्यक्ति ने हाथ पे लाठी मारी, उससे हाथ की हड्डी टूट गई और बाकी 2 लोगों ने भी मारपीट की, लेकिन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक एविडेंस है कि एक व्यक्ति ने लाठी मारी जिससे हड्डी टूट गई और बाकी ने रोक के मारपीट की। तो इसमें जिसके संबंध में स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिकली ये आया हुआ है कि फला व्यक्ति ने लाठी मारी थी, इससे गंभीर चोट आई थी, तो उस पर 325 लगा। इस पर 325/34 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेसिकली सेक्शन 34 तो लायबिलिटी फिक्स करता है। दूसरे व्यक्ति ने कृत्य किया उसके लिए लायबिलिटी फिक्स करता है, उस व्यक्ति की भी जो कॉमन इंटेंशन के साथ में जिसने उस एक्ट में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ ये, जिस अभियुक्त के खिलाफ ये सीधी एविडेंस है कि भाई ये अपराध इसने किया, फिर उसमें 34 उस पर लगाने की आवश्यकता नहीं, उस पर तो सीधा 325 का लगाइए कि आपके विरुद्ध आरोप है कि दिनांक कितने को आपने लाठी से उसके हाथ पे गंभीर चोट कारित की और आपका कृत्य धारा 325 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। हाँ, उसके साथ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 लोग और, जिन्होंने वास्तव में 325 की चोट कारित नहीं की, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन है उस एक्ट के अंदर और कॉमन इंटेंशन थी और एक्ट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, उस सूरत में बाकी 2 पे 325/34 का आरोप लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी पे 325/34 का लगाएंगे, ऐसा नहीं। उस पर कैसे लगाएंगे? सेक्शन 325 का जो आरोप लगाएंगे विद रेड विद सेक्शन 30, वो कैसे लगाएंगे? आपके विरुद्ध आरोप है कि दिनांक कितने को आप तीनों अभियुक्तों के सामान्य आशय के अग्रसरण में फला अभियुक्त द्वारा उसे गंभीर उपति कारित की गई, अतः आपका कृत्य धारा 325/34 IPC के अंदर दंडनीय अपराध श्रेणी में आता है। ये 325/34 की IPC होगी। ऐसे ही कॉमन ऑब्जेक्ट का है। हम जानते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 की एप्लीकेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें कम से कम 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनमें से किसी एक के द्वारा भी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया है, कोई भी ऑफेंस किया गया है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, तो ईच एंड एवरी मेंबर हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉमन, हु वाज द पार्टी टू द कॉमन ऑब्जेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन। अगर उस असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के किसी एक अनलॉफुल असेंबली है, अगर अनलॉफुल असेंबली तो अंडरस्टूड है कि उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसके फर्दरेंस में कोई कार्य किया गया है, वो किया 1 या 2 ने, जबकि अनलॉफुल में असेंबली के मेंबर है 5 या इससे ज़्यादा, तो जिसने वो एक्ट किया, जिन्होंने वो एक्ट किया है उन पे तो सीधा चार्ज लग जाएगा, उन पे 149 की एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने वो सीधा एक्ट नहीं किया लेकिन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे जिसकी फर्दरेंस, जिसके कॉमन ऑब्जेक्ट की फर्दरेंस में वो एक्ट किया गया है, उन पे जो चार्ज लगेगा वो विद एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 लगेगा। जैसे सपोज करें, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझेंगे आप। ये आरोप है कि भाई 5 लोगों ने एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म की और एक व्यक्ति की हत्या की। एविडेंस इस तरह की आती है कि उनमें से 5 में से एक व्यक्ति ने गोली मारी, श्यामलाल नाम के व्यक्ति ने मृतक को गोली मारी सिर में और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पे जब चार्ज लगेगा तो श्यामलाल पे तो सीधा 302 का लग जाएगा, क्योंकि
302 का 302 भी 149 का नहीं लगेगा, क्योंकि श्यामलाल ने जो एक्ट किया है वो तो अपने एक्ट के लिए सीधा लायबल है 302 के लिए। और बाकी के जो 4 लोग हैं जिन्होंने वो एक्ट तो नहीं किया, लेकिन उस अनलॉफुल असेंबली के वो मेंबर थे जिसके कॉमन ऑब्जेक्ट की फर्दरेंस में वो गोली मारी गई, उन पे जो 302 का चार्ज लगेगा वो सीधा नहीं लगेगा, बल्कि 302/149 के एप्लीकेशन के साथ लगेगा। कैसे लगेगा, एग्जाम्पल देता हूँ इसी का जो मैंने अभी आपको बताया। आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक कितने को समय इतने पर फला स्थान पर श्यामलाल की गोली मारकर हत्याकारित कर दी। ये लग गया मेन एक्यूज पे जिसने गोली मारी थी। अब जो बाकी के 4 लोगों पे कैसे लगेगा, उन पे चार्ज ऐसे लगेगा, आपके विरुद्ध आरोप है कि दिनांक इतने इतने को अभियुक्त श्यामलाल द्वारा फला व्यक्ति की गोली मारकर जो हत्या कारित की गई है वो विधि विरुद्ध जमाव जिसके आप सदस्य थे के सामान्य उद्देश्य के अक्षर में कारित की गई है। अतः आपका कृत्य धारा 302/149 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराधी श्रेणी में आता है, जो कि मेरे प्रश्न ज्ञान में है। ये बन जाएगा आरोप। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 34 या सेक्शन 149 की एप्लीकेशन उन लोगों पे तो होगी जिन्होंने वो एक्ट तो सीधे कमिट नहीं किया, लेकिन जिस कॉमन इंटेंशन के साथ या जिस कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ वो एक्ट किया गया, क्रिमिनल एक्ट किया गया, उसमें वो सब शामिल थे उस कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो मेन करने वाला है तो उस पर सीधा 302 का लग जाएगा, और जो एक्ट करने वाला नहीं है लेकिन फिर भी कॉमन इंटेंशन थी या कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो फिर रेड विद 34 या रेड विद 149 एज द केस में भी वैसे चार्ज लगेगा। ऐसी ही बात आती है सेक्शन 120B आपराधिक षड्यंत्र। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज कैसे लगेगा। ये ध्यान रखें कि 120B का अपने आप में अलग से अपराध है। 120B में मेन अपराध करने की सजा नहीं है, लेकिन जो मेन अपराध हुआ है उसका आपराधिक षड्यंत्र रचना अपने आप में अपराध है, उसकी सजा है, ये ध्यान रखें। अब जैसे सेक्शन 302 का ऑफेंस हुआ तो सेक्शन 302 हुआ, और मान लिया आरोपी है 2 जनों के ऊपर भाई कि उन्होंने इसकी हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचा 120B का, तो इसमें 2 आरोपी है, 302 एक हुआ, 120B हुआ। एक तो आरोप दोनों पे लग जाएगा कि आपने दिनांक कितने को फला स्थान पर उस व्यक्ति की हत्या कारित कर दी, पहला आरोप। दूसरा आरोप लग जाएगा दोनों के ऊपर, 120B का दोनों के ऊपर लगेगा। दूसरा आरोप लगेगा कि आप दिनांक इतने उतने को जो फला व्यक्ति की हत्या हुई वह आप दोनों मुलजिम, आप मुलजिम व आपके साथी मुलजिम द्वारा जो आपराधिक षड्यंत्र किया गया था उसके तहत उसकी हत्या की गई। ये 120B का हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं लगता जैसे 302/34 का 302/34 का आरोप लगता है या 302/149 का आरोप लगता है। ऐसे 302/120B इस तरह का आरोप नहीं होता, क्योंकि 120 अपने आप में एक अलग से ऑफेंस है। सेक्शन 34 अपने आप में अलग से ऑफेंस नहीं है, वो तो सिर्फ कॉमन इंटेंशन थी और उसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए सेक्शन 34 की एप्लीकेशन है। अदरवाइज सेक्शन 34 अपने आप में अलग से कोई अपराध घटित नहीं करता। ऐसे 149 भी एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। 149 में भी एक्ट दूसरे ने किया है और उसके एक्ट के लिए अन्य व्यक्ति जो उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे उन पे लायबिलिटी इंपोज होती है। अदरवाइज 149 में भी ऐसे अलग से कोई ऑफेंस नहीं है, वो केवल कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी फिक्स करते हैं। बट जहाँ तक 120B की बात है, ये अपने आप में अलग से ऑफेंस है, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। किसी की हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचना वो अपने आप में ऑफेंस है, तो ऐसे इसका चार्ज ऐसे लगेगा। अब ऐसे ही हम जानते हैं कि कुछ अपराध ऐसे हैं सेक्शन 75 आईपीसी के अंदर, अभी जो सेक्शन 13 आया है बीएनएस का, कि जिसमें इनहेंस पनिशमेंट का प्रोविज़न है। इनहेंस पनिशमेंट का प्रोविज़न वहाँ पे होता है जहाँ पे एक बार कोई स्पेसिफिक जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंस है, वो आपने कमिट कर दिए है और फिर सेकंड टाइम फिर आपका कन्विक्शन हो रहा है, तो फिर सेक्शन 75 या
13 ये कहते हैं कि भाई उस पर चार्ज लगा के सेक्शन 75 का या 13 का, उसके लिए जो सज़ा है वो बढ़ा के उसको सज़ा दी जा सकती है, जो LI तक की हो सकती है, जैसा कि इन प्रोविजंस में दे रखा है। अब ये बहुत ज़रूरी है, एक सेक्शन 211 की क्लॉज 7 है, वो बताता है कि भाई जब हम एनहेंस पनिशमेंट के लिए आरोप लगाते हैं, भाई क्यों ना आपको वृत्तर दंड दिया जाए, यानी जो कि ओरिजिनल सेक्शन में चोरी के अपराध के में जो ओरिजिनल दंड है उससे बढ़ के दंड, जैसे कि सेक्शन 75 या सेक्शन 13 में दे रखा है, वैसा दंड क्यों नहीं दिया जाए, इस तरह का आरोप लगता है। अब इसमें एक तो ध्यान रखें कि एनहेंस पनिशमेंट का जो आरोप है, एनहेंस पनिशमेंट देने के लिए सेक्शन 75 या सेक्शन 13 का जो आरोप लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि जब मामले का ट्रायल पूरा हो गया लेकिन अभी तक, और कन्विक्शन कर दिया लेकिन अभी तक सज़ा नहीं सुनाई गई, क्योंकि सज़ा निर्धारित से ज़्यादा दी जाए इसके लिए तो चार्ज लगने वाला है, ठीक है ना। जैसे सपोज करें 379 का या 392 का या इस तरह के ऑफेंसेस का आरोप लगा, उसमें कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया कि दोषित किया जाता है, लेकिन अभी सज़ा, ध्यान रखें, सज़ा नहीं दी, कन्विक्शन किया, दोषित की है, ये प्रूव माना है कि भाई इसने अपराध किया है, अभी सज़ा नहीं दी। अब 217 सेक्शन 211 CRPC का क्लास 7 या सेक्शन 234 क्लास 7 BNSS की, उसके अंदर का चार्ज लगेगा प्रीवियस कन्विक्शन का। अब प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज में फैक्टम ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन का जो जजमेंट के जो फैक्ट हैं, डेट है, उसे मेंशन किए जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज कैसे लगता है फॉर द पर्पज ऑफ एनहेंस पनिशमेंट। वैसे लगता है कि आपके आरोप है कि आप इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में फला अपराध के लिए दोषित घोषित किए गए हैं, और आपके विरुद्ध आरोप है कि आप इससे पूर्व भी फला न्यायालय द्वारा फला दिनांक को इस फला अपराध में दोषित घोषित किए गए थे, अतः क्यों नहीं आपको इस मामले में प्रमाणित पाए गए अपराध में वृहत्तर दंड यानी एनहेंस पनिशमेंट या पृथक प्रकृति का पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाए, ये आरोप लगेगा। फिर उसको पूछा जाएगा, एविडेंस का मौका भी दिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन भी अपना एविडेंस लीड कर सकता है, और फिर अगर ये करके फिर आगे जैसा भी है, अगर प्रमाणित हो जाता है कि भाई पहले भी कन्विक्ट हो चुका है इस तरह के अपराध में, फिर पुनः वापस यहाँ पे कन्विक्ट हुआ है, तो एनहेंस पनिशमेंट दिया जा सकता है सेक्शन 75 सेक्शन 13। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने बताए हैं आप लोगों को चार्ज के संबंध में। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने मेरा जो जुडिशरी प्रेप एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, मैंने चालू कर दिया। वहाँ पे मेरे कुछ वीडियोस मिलेंगे, कुछ आपको मटेरियल मिलेगा वहाँ पे, कुछ फ्री मटेरियल भी वहाँ पे आपको मिलेगा। मैंने कुछ कोर्सेज तैयार किए हैं, कुछ पेपर्स आप लोगों के पिछले सालों के जो RJS में या डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं, या आप जाएंगे तो कई चीज़ें मिलेंगी, कुछ वीडियोज़ भी मिलेंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ऐप को, जुडिशरी प्रेप के नाम से ऐप है। तो वहाँ पे जो भी क्वेरीज हैं वो आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं रेगुलर इसको चलाने वाला हूँ अभी, और मैं और काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड करूँगा। और मैंने जजमेंट के भी एक्सक्लूसिव पेपर बनाए हैं। एक पेपर में मैंने 3 जजमेंट रखे हैं और 45 मिनट का टाइम दिया है। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जजमेंट लिखने की, चार्ज बनाने की। ऐसे ही सिविल का भी मैंने एक पेपर में 3 जजमेंट दिए हैं, 45 मिनट्स में आपको सोल्व करना है, उसमें भी इशू बनाना है आप लोगों को, और फिर जजमेंट लिखना है फैक्ट्स के अंदर। तो आप कोशिश करें, क्योंकि जजमेंट राइटिंग या इशू फ्रेमिंग या चार्ज फ्रेमिंग ये बहुत ही प्रैक्टिस से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला वीडियो शॉर्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।